नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के अंतर्गत संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। मैं श्यामलाल यादव, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भुज। सबसे पहले कवि का संक्षिप्त परिचय। कवि का जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। इसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रोनो की बेटियों से इनको प्रसिद्धि मिली और दुनिया रोज़ बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। प्रमुख सम्मान जो इनको इनके लेखन के लिए दिए गए उनमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्यापन मंडलियों का संचालन किया और रंगमंच तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। यानी लेखन कार्य के साथ साथ रंगमंच से और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी इनका जीवन में गहरा जुड़ाव रहा है और गेस्ट लेक्चरर के रूप में इन्होंने अनेक यूनिवर्सिटीज़ में अपने व्याख्यान दिए हैं। यदि बात करते हैं इनकी यहाँ पर संकलित कविता पतंग के बारे में, तो पाठ्यक्रम में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पूरी की पूरी कविता नहीं है, उसका एक अंश यानी तीसरा जो अंश है वो यहाँ आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्ति करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। बिंब से आशय है इमेज, छवियाँ, और विभिन्न ज्ञानेंद्रियों या जो सेंस ऑर्गन हैं आपके, जो आपको बाह्य वातावरण का ज्ञान कराते हैं, वो सुनकर आपको होता है, देखकर आपको होता है, स्पर्श के द्वारा आपको होता है। तो इन सभी बिंबों का हमें इस कविता में सुंदर प्रयोग देखने को मिलेगा, जहाँ कविता के अंशों को पढ़कर आप अपने मन में उस घटना का, उस स्थिति का एक चित्र उकेर सकते हैं। एक चित्र आपके मन स्थिति में उभर कर सामने आता है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो एक मनोवैज्ञानिक जो सत्य है कि बच्चों का पतंग के प्रति जो लगाव है, जो आकर्षण है, उसको विभिन्न बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। मृदंग एक प्रकार का बाजा होता है। जहाँ छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो जो अंधेरे का प्रतीक है के बाद शरद जो उजाले का प्रतीक है की प्रतीक्षा कर रहे हैं और साथ ही इस सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि जिस तरह हर भादो या अंधेरे के बाद शरद ऋतु का उजाला आता है, उसी क्रम में जीवन में दुख और सुख का क्रम क्रमशः चलता रहता है। क्या हम भी उनके साथ हैं, अर्थात हम भी उन बच्चों के साथ हैं जो सब कुछ भूलकर मनोयोग से पतंग उड़ाने में तल्लीन रहते हैं? उस बाल मनोविज्ञान की आज हम अनुभूति करेंगे। आइए अब कविता पे आए। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ,
खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। भादो आप जानते हैं हिंदी जो माह होते हैं उनमें भाद्रपद का एक महीना होता है जो अंधेरे का और भी यहाँ संकेत कर रहा है। इसी तरह शरद ऋतु है जो यहाँ उजाले के प्रतीक के रूप में बताई गई है। नई कविता की जो विशेषता है वो सामान्य रूप से हमें इन पंक्तियों में ही देखने को मिल जाती है, किस तरीके से बिंब और प्रतीकों के आधार पर अपने भावों की अभिव्यक्ति कवि कर रहा है। चलिए भाव की व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि आलोक धनवा है, वो मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे समाप्त हो गई। तेज बौछार और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उठने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा हमें देखने को मिलती है। तो जो समानता बताई गई है सूर्य के उदय से, वो खरगोश की आंखों के समान उसको बताया गया है। और इस कारण यहाँ उपमा अलंकार भी हमें देखने को मिल रहा है कि उपमेय सूर्य का लाल सूर्य का उदय होना और उपमान खरगोश की लाल आंखें। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से बजाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। इस काव्यांश में यदि हम शब्दार्थ देखें तो झुंड शब्द आया है जिसका मतलब होता है समूह, और इशारों से अर्थात संकेतों के माध्यम से, मुलायम अर्थात कोमल। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग और माहौल चारों तरफ हमें दिखाई देता है। चारों तरफ उमंग का, आनंद का माहौल है वो शरद ऋतु के आने पर बन जाता है। यदि विशेष इन पंक्तियों का हम देखें तो जोर जोर जो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही संपूर्ण काव्यांश में मानवीकरण अलंकार भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि शरद ऋतु जो कि एक अचेतन चीज़ होती है वहाँ यहाँ पर उसका मानवीकरण किया गया है, उसको मनुष्य की तरह क्रिया व्यापार करते हुए दिखाया गया है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शब्दार्थ हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। रंगीन का अर्थ है रंग बिरंगी, कलरफुल। बांस एक प्रकार की लकड़ी होती है, नाजुक से आसे कोमल, और किलकारी खुशी में या खुशी से चिल्लाना। यहाँ पर कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है, इतना मुलायम कर दिया है कि आसानी से पतंग को आसमान में उड़ाया जा सकता है। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज अर्थात पतंग वो आसानी से आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ सकती है। यानी
बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बाँस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती है। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं, कवि यह बताना चाहता है। तो बिंबात्मक शैली का इस काव्यांश में प्रयोग किया गया है और श्रव्य बिंब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है और नई कविता के अनुरूप प्रतीक विधान भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। यहाँ पर शब्दार्थ कपास शब्द जो आया है उसका आशय होता है एक प्रकार का कोमल और नरम अनुभूति के लिए हुआ है। कपास आप जानते हैं कि एक रेशेदार फसल से हमें प्राप्त होती है और देखने में सफ़ेद रंग की होती है और उसी सफ़ेदी और पवित्रता को यहाँ प्रकट करने के लिए बच्चों के मन के लिए कपास का प्रयोग किया गया है। बेशुद्ध से आशय है मस्त और मृदंग से आशय है ढोल जैसा एक वाद्य यंत्र। कविता के भावार्थ की बात करें तो कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच, पवित्रता आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह अपने उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों से छूते भी नरम हो जाती है। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर कवि बताता है कि किस तरीके का परिवर्तन बच्चे उत्साह में, आनंद में जब पतंग को उड़ाते हैं तो चारों तरफ का माहौल किस तरीके से उत्साह से भर जाता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पेंग भरना से आशय है झूला झूलना। जिस तरह झूला झूलते हैं और झूले में दोलन है वो एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता रहता है, ठीक वैसे ही पतंगों को उड़ाते समय बच्चे भी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर आते जाते रहते हैं। डाल का अर्थ है शाखा, लचीला वेग से है लचीली गति, अक्षर का आशय है प्राय, रोमांचित अर्थात पुलकित और महज यानी केवल या मात्र। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि वे अर्थात बच्चे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान
पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयां ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। यहाँ अलंकारों की यदि हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि जब बच्चे खेलते हैं तो वह उनमें आसपास की कोई सुध नहीं रहती। सामान्य रूप से व्यक्ति को देखने में जो चीज़ें बहुत ही खतरनाक प्रतीत होती है, वे खेलते समय बच्चों का ध्यान उन पर बिल्कुल भी नहीं जाता। इस मनोवैज्ञानिक सत्य को भी यहाँ पर कवि ने उद्घाटित करने का प्रयास किया है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र से ऐसे सुराख होते हैं और यहाँ पर विशेष ऐसे संयोगों के सहारे। वे का प्रयोग यहाँ बच्चों के लिए हुआ है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे इतने उत्साह से, उमंग से भरे हुए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे पतंगों के सहारे वे बच्चे स्वयं भी आकाश में उड़ रहे हों। रंध्र हमारे संवेगों के मापन होते हैं। रंध्रों के द्वारा हमें किसी वस्तु के ठंडे, गर्म या तीक्ष्ण होने का अनुभव होता है, अर्थात रंध्रों के द्वारा ही संवेग हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और हमें चीज़ों की अनुभूति होती है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि आकाश में पतंग उड़ाते हुए बच्चे भी इन्हीं संवेगों के सहारे उस पतंग से जुड़े हुए हैं, जहाँ उन्हें किसी और दूसरी चीज़ों की बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। सुनहले सूरज से आशा है सुनहरा सूर्य। अब कवि कहता है कि कभी कभार बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे से गिर भी जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं पतंग को उड़ाने के लिए। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये सीख भी देना चाहता है कि जब चुनौतियों का मुकाबला करके आप उस चुनौतियों पर पार पा लेते हैं, उनसे बाहर निकलते हैं, तो आप अपने आप को अधिक परिपक्व, अधिक अनुभवी महसूस करते हैं। जैसा कि खतरनाक कोनों से गिरने के बाद बच्चे अपने आप को और अधिक निडर महसूस करते हैं। मुक्त छंद का प्रयोग सर्वत्र इस कविता में देखने को मिलता है। शब्दों की पुनरावृत्ति समान अर्थ में जहाँ पर हुई है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली में सहज रूप में भावों को अभिव्यक्त कविता में किया गया है। और विशेष के अंतर्गत हम बात करें तो भाषा में लाक्षणिकता भी हमें देखने को मिलती है और दृश्य, श्रव्य जैसे गतिशील बिंबों का भी कविता में अनेक स्थलों पर प्रयोग किया गया है। अब गृहकार्य और मूल्यांकन प्रश्न पर हम आते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो कविता के साथ में पहला जो प्रश्न है उसकी हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में आने वाले परिवर्तन कवि ने दिखाए हैं, उनका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। तो
यहाँ पर हमने बात की थी कि कवि बताता है कि अलग अलग तरीके के मौसम हैं और यहाँ जो मौसम है वो प्रतीक के माध्यम से बताए गए हैं, जिसमें भादो है वो अंधेरे का और शरद है वो उजाले का प्रतीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर होगा कि इस कविता में कवि प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन करता है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती है। बौछारों के समाप्त होने पर सर्द का समय आता है, मौसम खुल जाता है। प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। वातावरण साफ एवं धुला हुआ सा प्रतीत होता है। धूप चमकीली होती है और फूलों पर तितलियां हमें सर्वत्र मंडराती हुई दिखाई देती हैं। प्रश्न 2, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। इसका उत्तर होगा कि कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है कि वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषताएं और बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं भी रंगीन होती है, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगें भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। प्रश्न 3 में बिंब स्पष्ट करें। हमने बात की थी कविता पढ़ने के दौरान कि जिनको सुनकर हम जिस भाव को ग्रहण करते हैं, जिस बिंब को ग्रहण करते हैं, वो श्रव्य बिंब होते हैं। आँखों से देखकर जिन भाव को या बिंबों को महसूस किया जाता है वे दृश्य बिंब होते हैं। स्पर्श के द्वारा महसूस करने वाले स्पर्श बिंब होते हैं। तो यहाँ पर जो कविता के अंश दिए गए हैं, इसमें आपको बिंबों की पहचान करनी है। पहली पंक्ति, सबसे तेज बौछारें गई में यदि हम देखें तो तेज बौछारें एक दृश्य बिंब है और दृश्य बिंब भी गतिशील दृश्य बिंब है जो पल पल परिवर्तित होता रहता है। इसी तरीके से सवेरा हुआ में हमें स्थिर दृश्य बिंब देखने को मिलता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में भी आप देख सकते हैं कि दृश्य बिंब है। पुलों को पार करते हुए इस अंश में भी दृश्य बिंब है और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए में भी गतिशील दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब आप देख सकते हैं कि घंटी की आवाज़ सुनकर ही हमें इस बिंब की अनुभूति होती है, तो ये श्रव्य बिंब के अंतर्गत आएगा। चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य बिंब है और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए इस पंक्ति में भी दृश्य बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि दृश्य बिंब है, क्योंकि इनकी भावों की अनुभूति हमें देखकर ही होती है। प्रश्न 4 पर अब हम आते हैं। तो प्रश्न 4 है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि किस कयास से बच्चों का कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो कविता के दौरान भी हमने बात की थी कि कपास सफ़ेद होती है, कोमल और मुलायम होती है और पवित्र होती है, और
बच्चों किस इसी सामान्य विशेषताओं को बताने के कारण बच्चों की तुलना यहाँ पर कपास से की गई है। कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता होती है। उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। इसीलिए यहाँ पर बच्चों की तुलना कपास के साथ की गई है। प्रश्न 6 आप देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या देखिए, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए। ख है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब प्रश्न 1 इनमें से लिया गया है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या आशय है। तो यहाँ पर दिशाओं के मृदंग की तरह बजाने से आशय है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं और उनकी पलचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। यह संगीत मृदंग की धुनी की तरह लगता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। इसीलिए कवि ने दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए बच्चों को कहा है। प्रश्न 2 इसमें है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। इसका उत्तर, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए भी छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि इस समय बच्चों का सारा ध्यान पतंग पर ही होता है और वे कूदते हुए छत की कठोरता का एहसास नहीं करते। पतंग के साथ वे भी खुद को उड़ता हुआ सा ही महसूस करते हैं। प्रश्न 3, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौती के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। इसका उत्तर होगा कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम, स्वयं को अधिक निडर और साहसी मानने लगते हैं और भय को हम कहीं ना कहीं दूर छोड़ देते हैं। तो इस कविता के ये सभी प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और कल हम गद्य खंड का दूसरा पाठ बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे।